आज हम मध्यकालीन राजस्थान की शासन व्यवस्था का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि मध्यकाल में जो राजस्थान की शासन व्यवस्था थी उसके अहम पहलू क्या थे और किस प्रकार से शासन व्यवस्था की अच्छाइयाँ थी और क्या क्या शासन व्यवस्था की कमजोरियाँ थी, उनका विशद अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान का शासन व्यवस्था का राजत्व का सिद्धांत एवं आदर्श। राजस्थान में मध्ययुगीन राजा अपने आप को प्रभुता संपन्न मानते थे, चाहे इस राज्य की सीमाएं कितनी भी छोटी क्यों न हो। इसी कारण उन्होंने सदैव अनेक तरह की उपाधियां धारण की थी, जिनमें महाराजाधिराज, राज राजेश्वर आदि उपाधियां हमें देखने को मिलती है। सशक्त शासक दिग्विजय की महत्वाकांक्षा रखते थे और अपने जीवन का एक लक्ष्य मानते थे और एक राटता, एक शासन अथवा चक्रवर्ती होने की उनकी महत्वाकांक्षाएं रहती थी। इस प्रकार के राजाओं को जनता ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। यही नहीं, ये शासक भी देवी सिद्धांत के अनुसार स्वयं को पृथ्वी पर राजा के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे, मानते थे और ऐसा व्यवहारगत होते थे। लेकिन इसके विपरीत हम देखें कि मेवाड़ के महाराणाओं ने श्री एकलिंग जी को अपना आराध्य देव स्वीकार किया था और वे एकलिंगनाथ को ही अपना शासक मानते थे, मेवाड़ का शासक मानते थे और स्वयं को उनके दीवान के रूप में, उनके मुनीम के रूप में, उनके क्लर्क अथवा बाबू के रूप में मानते हुए शासन चलाते थे। इस तरह से राजपूताना के राजस्थान के जो शासन पद्धतियां थी वे अलग थी और मेवाड़ की जो शासन पद्धति थी वो एक अलग तरह से हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर परमेश्वरा जी महाराज एकलिंग जी को मेवाड़ का शासक माना जाता रहा था। मेवाड़ राजवंश की पवित्रता और प्रतिष्ठा इतनी सम्मानीय थी कि सभी राजपूत नरेश गोहिल और बप्पा वंशी शासकों को अपने नेतृत्व के रूप में, अपने नेता के रूप में स्वीकार करते थे और इसका कारण था यहाँ के मूल्य और यहाँ के आदर्श। तो मेवाड़ के मूल्य और जो आदर्श रहे थे वो हमें शासन पद्धति की जो रूपरेखा है, शासन पद्धति की जो प्रणाली है, उसमें भी इस तरह से देखने को मिलती है कि उन्होंने सदैव दीवान के रूप में अपना शासन चलाया। राजाओं के अधिकार एवं कर्तव्य। शासक अपने राज्य के सर्वे सर्वा होते थे। राज्य का शासन, न्याय, उच्च पदों पर नियुक्ति, दंड, सैन्य संचालन, संधि आदि के सूत्र का संपूर्ण आधार राजा के व्यक्तित्व में निहित होता था। राजा के प्रमुख कर्तव्य होते थे धर्म की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना और देश की रक्षा करना और राज्य का सर्वतोन्मुखी विकास में संलग्न रहना। ये सभी कर्तव्यों से अवगत होने के नाते इस समय के शासक राजनीतिक और सैनिक आवश्यकताओं से प्रेरित रहते थे। इस काल में प्रमुख दुर्गों में राजा अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखते थे। दुर्ग में मंदिरों का निर्माण किया जाता था तथा जनता की रक्षा का दृष्टिकोण भी रहता था। इसी कारण दुर्ग का घेरा बड़ा लिया जाता था। वहाँ खेती का भी ध्यान रखा जाता था, पशुधन का भी रक्षा का प्रबंध किया जाता था और पेयजल की व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, ताकि संकटकालीन स्थितियों में, क्योंकि दुर्ग के घेरे जो थे वो हम देखते हैं कि 8 माह, 10 माह, 5 माह, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि लंबे 2-2 साल तक के घेरे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उस आपातकालीन परिस्थितियों में, सामरिक स्थितियों में उस दुर्ग के अंदर इतना मानव संसाधन हो कि जिसके द्वारा संघर्ष किया जा सके और प्रजा के रक्षण का भी, प्रजा के पालन का भी ध्यान रखा जा सके। राजस्थानी नरेश धर्म सहिष्णु होते थे। मस्जिदों को तोड़ना तथा बलात्कार की घटनाओं का पूर्ण अभाव था। नरेशों के सर्वाधिकार से इनके द्वारा सम्मानित रानियां भी बड़ी प्रभावशाली होती थी। वे भी राज्य कार्य में भाग लेती थी और विशेष रूप से युद्ध के अवसर पर अपने पति और परिवार के लिए प्रेरणा की और ऊर्जा की स्रोत हुआ करती थी। अवसर आने पर राजमाताएं राज्य का कार्य भी संभालती थी। देश रक्षा तथा प्रजा पालन के अतिरिक्त राजा अपने प्रदेश की सर्वतोन्मुखी उन्नति में रुचि रखते थे। साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य एवं आप पड़ोसी राज्यों के संबंध की ओर ध्यान देते थे।
और इन साधनों के माध्यम से, इन प्रमुख आयों के माध्यम से अपने शासन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश किया करते थे। स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य की उन्नति की ओर लगभग सभी शासक ध्यान देते थे। उस समय के नरेशों को विशेषाधिकार में दरबार लगाना, उत्सवों का नियत अवसरों पर पालन करना, सवारी निकालना, शिकार का आखेट का आयोजन करना, नक्कारे का प्रयोग करना, उपाधि वितरण करना, आज्ञा की मोहर का प्रयोग करना, मृत्युदंड, अंग भंग, आर्थिक दंड, तुलादान आदि इनकी प्रमुख ये गतिविधियां में देखने को मिलती है। साधारण इन राजाओं को प्रातःकाल से लेकर के रात तक राज्य कार्य में ही समय बिताना होता था, परंतु राजस्थान के नरेश स्वच्छंद शासक नहीं थे तथा आवश्यकता पड़ने पर सामंतगण तथा अन्य अधिकारी राजा की उचित सलाह मशविरा दिया करते थे और उनकी राजा की कितनी बार राजा की कोई भी बात जो होती थी उसे भी न मानने के लिए इस उदाहरण हमें मिलते हैं, और वहीं सामंत लोग अपनी राय को मनवाने के लिए राजा को बाध्य करने के भी उदाहरण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। सामंत वर्ग और शासकों का महत्वपूर्ण वर्ग सामंतों का होता था। सामंत देश की सुरक्षा में राजा की सहायता करते थे। राजा को शक्ति संपन्न बनाने में इन सामंतों का विशेष योग रहता था। राज्य पर आपत्ति आने पर वे अपने अनुयायियों सहित राज्य के सैन्य सेवा देते थे और राज्य की विपत्ति पर मर मिटने के लिए भी तैयार रहते थे। उत्सव एवं त्योहारों पर ये दरबारों की शोभा बढ़ाते थे। वार्षिक कर देकर राजकीय कोष की वृद्धि भी किया करते थे। परंतु यदि ये सामंत अपने अधिकार का दुरुपयोग करते थे तो इनकी जागीर को जब्त भी कर लिया जाता था, उसे खालसा कर लिया जाता था। हमें खालसा शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है कि जागीर को जब्त कर लिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि जो जागीरों के माध्यम से, सामंतों के माध्यम से यहाँ की शासन व्यवस्था का एक संचालन किया जाता था और ये जागीरदार और ये सामंत जो थे ये राजा के निर्णयों में भी अपनी अहम भूमिका निभाते थे। मंत्रियों के कार्य, उनका महत्व, राजस्थान में राजाओं के सर्वोपरि शासन में भी मंत्रिमंडल का बड़ा महत्व था। मंत्रियों की नियुक्ति हालांकि राजा स्वयं करता था, कभी वंशानुक्रम से आने वाले सदस्यों से मंत्रिमंडल निर्मित होता था। मंत्रिमंडल के प्रमुख पद जो थे वो इस प्रकार से थे। प्रधान, जो कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। दीवान, बख्शी, खानसामान, कोतवाल, खजांची आदि। इनके अतिरिक्त दरोगा डाक, दरोगा सायर, मुशफरी, दरोगा आबदार, दरोगा पराश खाना, नक्कार खाना आदि होते थे। जवार खाना, शिकार खाना, दारू खाना, अस्तबल, गौशाला, रोसड़ा आदि के भी अलग अलग अधिकारी होते थे। प्रधान का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था और यह राजा के बाद दूसरी श्रेणी का था। प्रधान राजा की शासन, सैनिक, न्याय संबंधी कार्यों में पूरा सहयोग करता था। महाराणा प्रताप का प्रधान भामाशाह था, जो कहा भी जाता है कि भामो प्रधानो करो। इस तरह की उक्ति जो प्रचलित है कि प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधान नियुक्त किया था और उदय सिंह के समय भामाशाह के पिता प्रधान थे। अमर सिंह के समय में भी प्रधान को मुख्य रूप से नियुक्त किया जाता था। कहीं प्रधान की अवस्था में और कहीं प्रधान के न होने पर राज्यों का सर्वोच्च अधिकारी दीवान होता था। ये मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसकी स्वतंत्र मुहर होती थी जिस पर उसका नाम अंकित किया जाता था। जन सुरक्षा और शांति संबंधी व्यवस्था का भार कोतवाल पर रहता था। कोतवाल नाम का जो पद था उस पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, वह शांति व्यवस्था का कार्य देखता था। यह शासन परगनों में विभक्त था। परगने का शासन, राज्यों के नीचे की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, जो मध्यकाल में राज्य में छोटी इकाई होती थी, जिन्हें ग्राम, मंडल, दुर्ग आदि कहा करते थे। मुगलों के समय में राज्यों को परगनों में बांटा जाने लगा था। चित्तौड़ में राम गोपाल शिलालेख में मांडलगढ़, फुलेरा, बीनाबाद नामक मेवाड़ के परगनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अकबर के समय में प्रचलित परगनों का विभाजन महाराजा उदय सिंह के समय में कायम रखा गया। मारवाड़ को 6 परगनों में बांटा था।
जयपुर राज्य में महाराजा मान सिंह के समय में परगनों की इकाइयां बनाई गई। परगना के प्रमुख अधिकारियों में हाकिम, फौजदार, ओहदेदार, शिकदा, कानूनगो, खजांची इत्यादि पद हुआ करते थे, जो परगने की शासन व्यवस्था को संभालते थे और राजा को अब मदद करते थे। राजा और परगनों के संबंध। परगनों के अधिकारी समय समय पर स्थानांतरित किए जाते थे, वे जिससे केंद्रीय सत्ता का प्रभाव बना रहे तथा परगना अधिकारी प्रदेश पर अत्याचार न कर सके, प्रजा के साथ न्याय कर सके। शासक भी स्वयं दौरा करके या अपने गुप्तचर के स्रोतों के माध्यम से परगनों के विषय में सूचना प्राप्त किया करते थे। इस तरह से परगनों का जो शासन प्रबंध था उसमें एक तरह की हमें पारदर्शिता देखने को मिलती है कि किस तरह से जो परगनों के साथ में जो व्यवस्था की जाती थी, वह व्यवस्था वह राजा की कितनी कारगर थी और कितनी ठीक ठीक ढंग से प्रजा के लिए नियोजित थी। गांव का शासन भी सबसे छोटी इकाई थी। पूर्व मध्यकाल में गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। धीरे धीरे ग्रामिक को पटवारी कहा जाने लगा था। पटवारी के सहयोगी कनवारी, तपेदार, तलवाड़ी, उपज तोलने वाला, उसे दलवाटी कहा जाता था, राना, चौकीदार आदि होते थे। गांव को स्थानीय व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत होती थी, जिसमें गांव का मुखिया तथा अन्य कुशल व्यक्ति होते थे। जाति पंचायतें भी होती थी। जाति पंचायत तथा ग्राम पंचायत के निर्णय राज्य को मान्य होते थे। इस समय के गांव स्वयं एक इकाई के रूप में होते थे, जिनमें सरकारी दबाव का एक अभाव हमें देखने को मिलता है। यानी ये जो गांवों का जो शासन था, ये गांवों के शासन में हम देखते हैं कि एक तरह की प्रशासन के अंदर एक स्वायत्तता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्वायत्तता ही जो थी, ये नीचे के नीचे सबसे छोटे स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को ग्राम पंचायतों के माध्यम से, जो कि जाति पंचायतें की में भी कहा जाता था, क्योंकि दो तरह की पंचायतें हमें देखने को मिलती है। जाति पंचायतें हुआ करती थी, ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि ये जो जाति पंचायतें होती थी, ये क्योंकि एक गांव में जाति विशेष का प्रभाव होता था और पहले की जो बसावट थी वो इस तरह की थी कि जो गांव में बसावट थी वो लगभग एक ही जाति या समुदाय के लोग एक साथ रहा करते थे। इसी कारण से हम देखें कि वहाँ की जो जाति पंचायत होती थी, वह जाति पंचायत अथवा ग्राम पंचायत का स्वरूप एक सा होता था और उसका जो निर्णय होता था, उस निर्णय को ग्रामवासियों के द्वारा सिरोधार्य किया जाता था, उन्हें माना जाता था। तो ये जो गांव का शासन जो था वह सबसे देखें कि हम आगे जाकर के जब उसका सरकारीकरण किया गया, तो उस सरकारीकरण के अंदर जो है वो पटवारी के रूप में एक पद में देखा जाता है, उस पटवारी के माध्यम से। लेकिन लंबे समय तक हम देखें कि जो जाति व्यवस्था या समाज व्यवस्था के कारण जो पंचायतों का निर्माण होता था, इन्हीं पंचायतों के माध्यम से न्याय की व्यवस्था की जाती थी, प्रशासन की व्यवस्था की जाती थी। और यही नहीं, इस तरह के सामाजिक अधिकारों के साथ साथ कई इस तरह के प्रशासनिक और सैन्य अधिकार भी जो थे अथवा न्यायिक अधिकार भी जो थे, उन न्यायिक अधिकारों को लेकर भी हम देखें कि उनके पास में पर्याप्त अधिकार हुआ करते थे और वे एक सुदृढ़ इकाई के रूप में प्रजा का पालन करना, प्रजा को न्याय देना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंजाम देने तक के कार्य किया करते थे। हालांकि कालांतर में हम देखते हैं कि इन जाति पंचायतों को लेकर के काफी विकृतियां जो थी वो हमें देखने को मिलती है। ये इन पंचायतों में अपनी समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को निभाने के लिए भी एक तरह का कालांतर में एक अत्याचार अथवा एक जटिलता हमें इसमें देखने को मिलती है कि किस कारण से, ऐसे अनेक कारण होते थे कि जिन कारणों में हम देखें कि अपनी सामाजिक परंपराओं को थोपने के लिए अथवा लादने के लिए कई लोगों को शोषित बना दिया जाता था। और इस कारण से हम देखें कि जो इन पंचायतों का जो के कारण, पंचायतों के फंक्शन के कारण जो एक असंतोष जो जनता में आता था, वह कालांतर में हम देखें कि वो राजा के प्रति असंतोष के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं
कि इन पंचायतों के द्वारा किए गए निर्णयों को राजा बदल दिया करता था, क्योंकि राज्य का सर्वोच्च न्यायाधिकारी जो था वो राजा था, और उस राज्य की सर्वोच्च शक्ति या सर्वशक्तिमान जिसे कहा जाता है वो राजा में सारी शक्तियां सन्निहित थी। इस कारण हम देखते हैं कि कई बार राजा के इंटरफेरेंस के कारण बीच में एक जागीरदार जो सामंत हुआ करता था वो उसकी एक अहम कड़ी था, उसके द्वारा भी इन पंचायतों के जो अधिकार होते थे उनको सीमित किया जाता था और इनके निर्णयों में कुछ सुधार भी किया जाता था। लेकिन कहीं कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन पंचायतों के माध्यम से जो एक सामान्य शासन व्यवस्था थी, उस सामान्य शासन व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी के रूप में ये पंचायत व्यवस्था थी। आज हम डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जो पंचायत व्यवस्थाएं देखते हैं, इसका मूल रूप हमें मध्यकालीन राजस्थान में देखने को मिलता है कि उस मध्यकालीन राजस्थान में भी पंचायतों को लेकर के एक जागरूकता कितनी विद्यमान थी। और ये एक तरह से शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है, अधिकारों का जो विकेंद्रीकरण है, उसकी प्रक्रिया को इस रूप में समझा जा सकता है कि अधिकार और शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है या जो शक्तियों का आवंटन है वो ग्राम स्तर पर, नीचे स्तर पर पंचायतों के माध्यम से प्रारंभ होता था, जो ऊपर जाकर के राजा तक सर्वोच्च रूप से रहता था। तो ये पंचायतों का जो विनियोजन है, ये एक मध्यकालीन राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रूप है। इस हाइपोथेसिस के कारण हम देखें कि आज भी आधुनिक युग में भी 21वीं शताब्दी में भी पंचायतों को लेकर के जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप पे स्थापित किया गया है, उसकी एक अहम कड़ी के रूप में हमें पंचायत शासन व्यवस्था को देखने को मिलता है। ये जो ग्राम शासन है, इस ग्राम शासन का प्रबंध पंचायतों के रूप में हुआ करता था। आगे हम पढ़ेंगे इनकी न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और इसके अंदर इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पाई जाने वाली जो कमजोरियां थी, उन कमजोरियों का अध्ययन इसके दूसरे भाग में हम करेंगे। धन्यवाद।